सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने अब तक कर चुके थे सेट 1 से लेकर सेट 4 तक का सारा सेक्शन, यानी ए बी सी सेक्शन हमने सब कंप्लीट कर चुका था सेट 1 से लेकर 4 तक। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाके हमारा पुराना वीडियो देख लो। सब हमने सेक्शन वाइज अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि छोटे छोटे वीडियो देखो और छोटा अपना नोट्स आप बनाते रहो। अब हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हमने लास्ट सेट हमारा बचता है सेट नंबर 5, जिसका भी हमने सेक्शन ए पार्ट बी पार्ट हमने बना लिया है। जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना, प्लेलिस्ट नेम होगा फिजिक्स क्लास 12 टर्म 2 मॉडल पेपर। प्लेलिस्ट देखना, वहां पर सारे आपको क्वेश्चन यानी सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं हमारा अब सबका लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है, यानी लास्ट सेक्शन बच जाता है सेट नंबर 5 पर, जो कि हमारा है सेक्शन सी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम अब चाहते हैं कि आपके लिए जो आंसर है वो हम बड़ा प्रिसाइज वे में लेकर आए, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर देते हैं इधर उधर की नहीं, जो करेक्ट वे में है और जो इन शॉर्ट जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। ठीक है, ऐसा आंसर लिखोगे तो मिलेगा फुल में से फुल मार्क्स। और क्वेश्चन थोड़ा सा इन शॉर्ट में भी होना चाहिए, यानी आंसर आपका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा इन शॉर्ट में भी होना चाहिए। तो चलो बताते हैं हमारा क्या है, फिजिक्स सेट 5 सेक्शन सी टर्म 2। चलते थोड़ा सा बात करते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। सेट नंबर 5 क्लास 12 सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। ठीक है, करने क्या वाले आज हम करने वाले हैं इसमें से भी सेक्शन नंबर सी सिर्फ करने वाले हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन से आपको कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। और कोई भी आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 5 में से 5 मत कर लेना, 3 ही अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हम सबका फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ड्राइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर ए थिन लेंस। अगर एक थिन लेंस है, ठीक है, तो उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करो, मतलब उसका डेरिवेटिव उसको डिराइव करो। ठीक है, मैंने बाबा बताया आपको कैसे करना है इसमें, है ना, क्या इसको हम कैसे करते हैं। ये था हमारा प्रॉपर होता है हमारा डेरिवेशंस। पहले आपका क्या करना है, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है ना। डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझाया है वीडियो में, तो समझा रहा है होता क्या है, एक एक करके बस समझ जाना। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये सबको आपको पता है। रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस, देखो यहाँ पर कर्व सरफेस दो है, एक तो हमारा ये वाला सरफेस हो गया, है ना, एक सरफेस ये है, और दूसरा इसका पीछे में जब रे बाहर निकलेगी तब फिर से 2 सरफेस आएगा। यानी हमें 2 सरफेस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करना है, यानी रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस हमें ये फॉर्मूला 2 बार यूज करना है। एक बार हम कहाँ यूज करेंगे, एक बार यूज करेंगे हम ए एक्स यानी ए सरफेस के लिए, जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है, हम इस पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इसके लिए यूज करते हैं। तो लिखेंगे 4 सरफेस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो म्यू2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर म्यूएल और म्यू1 हो गया हमारा म्यूएम। ठीक, बाकी सब वैल्यू इसको सेम आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, इसी की सब चीज को यहाँ वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर क्या करेंगे, अब आएंगे आप किसमें, सरफेस जो आपका सेकंड सरफेस बी है, यानी आपका जो बैक का सरफेस बचेगा, है ना। अब ये सरफेस दिख रहा है बी सरफेस जो येलो कलर का है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना है, यानी रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। इसके लिए भी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसके लिए भी आप चाहो तो लिखेंगे, फिर से वही यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका म्यू2 हो जाएगा वो आपका म्यूएम हो जाएगा, मतलब मीडियम, बाहर का मीडियम, और जो म्यू1 हो जाएगा वो आपका म्यूएल, यानी लाइट अब कहाँ जा रही है, सेकेंड रिफ्रैक्शन केस में लेंस से मीडियम मतलब एयर में जा रहा है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को पुट करना है। ठीक, यहाँ पर हम जो u लेंगे ना, यहाँ पर जब u लेंगे वो क्या जाएगा, वो हमारा v1 बन जाएगा। मतलब पहले सरफेस से जो इमेज बना वो इमेज अब दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्रूफ पढ़ा है बड़ा अच्छे से, मैंने बस छोटे तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, बस इसी सब चीजों को हमने यूज किया है सेकंड सरफेस के लिए। क्या किया, यहाँ पर म्यू2 की वैल्यू हमने म्यू1 पुट कर ली और म्यू1 की वैल्यू हमने म्यूएल पुट कर ली, और जहां पर u होना था उसको हमने v1 लिखा है, और v फाइनल इमेज हमारा जो बन रहा है। ठीक है, डायग्राम में देख लोगे, डायग्राम में यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, हमने सब कुछ ड्राइव किया हुआ प्रॉपर ना। इस ये हमारा हर सेट में आई थिंक 2-3 सेट में क्वेश्चन मिला है, तो आप सभी को वहां से भी आपने देखकर प्रूफ कर लिया होगा कि फाइनल इमेज आपका आईपीएल बन रहा है। दोनों को रखा हमने, यानी दोनों को क्या करेंगे, दोनों को रख के हम सॉल्व करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या क्या है, सिंपल सा आपको एडिशन करना है ना, कोई कैलकुलेशन करना है। सब कुछ सॉल्व करोगे तो फाइनल आप पहुंच जाओगे इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, यानी म्यू1 यानी म्यूएम, है ना, म्यूएम की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप पहुंच जाओगे यहाँ तक। ठीक है, यानी दिस इंप्लाइज ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर, है ना, क्या बने, u की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी पे बने, यानी हमारा जो फाइनल इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, अगर माइनस इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारा जो इमेज कहाँ बनता है, हमेशा फोकस पे बनता है।
तो इस टाइप से लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। ठीक है, यानी इस तरह से रख के सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में प्रूव करना था। ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ रहा हिंदी में, है ना, सब कुछ हिंदी में रखा है, सेम कुछ किया हमने, यहाँ कोई चेंज नहीं किया है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जो मैंने समझाया है वही समझना है और यहाँ से नोट्स लिखना है इस तरीके से। ठीक है, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं लिखनी है, एकदम इन शॉर्ट में चलना है ताकि आपके 1.5 घंटे में 13 के 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। बात समझ आ गया? ये रहा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन रहा फाइनल ये, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन में सेकंड, लिख रहा है स्टेट हाइजीन प्रिंसिपल एंड स्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसने पहली बार पूछ दिया ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रवर्तन का नियम को सत्यापित करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हाइजीन प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। प्रिंसिपल क्या होता है हाइजीन प्रिंसिपल, कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन ऑन एज वेव फ्रंट। मान लो अगर यहाँ से कोई अगर पार्टिकल ना, मान लो कोई पॉइंट सोर्स है इस पी पर, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक वेव निकलेगा। ये वेव मान लो एक वेव निकला, मान लो ये वेव क्या हुआ इस टाइप से, है ना। अब देखो यहाँ से बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकल रही थी, अब सब कहाँ पर मिली, इस पॉइंट पर मिली, तो क्या कहेंगे, इसे हमने क्या दिया, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर हर पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, यानी हर पॉइंट एक एक पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, एक नए सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, यानी एक नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव करेगा, जिसे हम क्या कहते थे, सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। सेकेंडरी वेवलेट्स इस पॉइंट्स को हम लोग कहते थे। अब इनके सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब वो नया सोर्स ऑफ लाइट है, यानी वहां से फिर से एक लाइट ऑफ रे निकलेगी, मतलब एक नया वेव निकलेगा। अब उस सारे वेव को हमने जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, है ना। सेकेंडरी वेव फ्रंट आपको ये दिखेगा, आपको कुछ ग्रीन कलर से, है ना। इस टर्म को हमने बोल दिया फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो क्या है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स particles vibrating in the same phase is known as wavefront, and every point on the wavefront is in itself the source of a spherical wavelets। यानी वेवफ्रंट का एक एक पॉइंट नया सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, यानी ऐसा समझ लो कि एक वेवफ्रंट पे बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं और हर बल्ब से फिर से नया नया लाइट निकल रहा है, ऐसा। ठीक है, इसी हमने क्या कहा, इस नए सोर्स को हमने वेवलेट्स कहा। एंड द सम ऑफ द स्फेरिकल वेवलेट्स फ्रॉम द वेवफ्रंट। अब इन सारे स्फेरिकल वेवफ्रंट को मिलाओ, है ना, इनके सारे सरफेस को आगे मिलाओ तो क्या बनेगा, एक हमारा नया वेवफ्रंट बनेगा। जैसा देख सकते हो कि वहां पर स्फेरिकल छोटे छोटे जो स्फीयर बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो जो छोटे छोटे स्फीयर है ना, छोटे छोटे स्फीयर का हमने आगे जब फ्रंट को हमने मैच किया तो क्या बन गया, एक नया वेवफ्रंट बन गया, जिसको हमने सेकेंडरी वेवफ्रंट कहा, है ना, जो कि ग्रीन कलर से बना हुआ है। बात समझ आएगा, यही था हाइजीन का सिद्धांत, यानी एक ही चरण में कंपन करने वाले सभी उपकरणों के स्थान को तरंगागर के रूप में जाना जाता है, मतलब वेवफ्रंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, बाकी सब हिंदी में लिखा है, जो मैंने समझाया वो चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं, अब तो हो गया पहली बात, अब बता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ इस तरह से करना है कि माना कि एक नया वेव फ्रंट आ रहा है ना, एक वेव फ्रंट कैसे चला, तो ऐसे चला ना, एस बी और ऐसे आया ना, एक नया वेव फ्रंट चला ऐसे, तो यहाँ पर एक ऐसे बनेगा, ये वेव फ्रंट पहले टकरा जाएगा, जबकि दूसरा वेव फ्रंट जो चला था इसको कुछ समय लगेगा यहाँ तक सरफेस पे टकराने के लिए, क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा यानी प्रकाश का प्रवर्तन होना। तो देखो पहले एसबीओ लाइट पहले टकरा जाएगी, जो एन ए चल रहा, जो ए लाइट आ रही है ना, वो देखो सी पर जाके कुछ समय के बाद टकराएगी, सी पर कुछ समय लगेगा। ठीक, और जितने समय में ये ए से सी चलेगा, सोच लो थोड़ा, जितने समय में ये ए से सी आएगा उतने समय में क्या हुआ, ये जो लाइट पहले पॉइंट बी से टकरा कर रिफ्लेक्ट कर गई, यानी परावर्तित कर गई, कहाँ पहुंच गई, पॉइंट डी पर। इतने ही समय में कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गया पॉइंट डी पर, कहाँ पर, एक नया वेव फ्रंट। ठीक, बात समझ आ गई, ये हो गया। अब देखो क्या है कि मीडियम तो सेम है, तो हमने मान लिया कि ऊपर के मीडियम में जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक, और जितना टाइम बी से डी में लगा है, ध्यान देखना, जहां इतना टाइम बी से डी में लगा टाइम, उतने ही टाइम में ये ए से सी पे पहुंचा है, और दोनों का टाइम भी क्या है, दोनों का टाइम भी सेम है। और मान लो ऊपर वाले मीडियम में अगर हम एयर एयर मान लेते हैं, तो इसी वेलोसिटी की वैल्यू को क्या लिख लोगे, यही वेलोसिटी हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस बी डी कितना हो जाएगा, ये यानी ये जो डिस्टेंस बी डी हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना, यानी सी इंटू टी डिस्टेंस हो जाएगा। और ए से सी क्या हो जाएगा, सेम मीडियम है तो सेम वेलोसिटी, एयर है तो वहां पर वेलोसिटी क्या है, सी, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस ए सी वो भी सी इंटू टी, क्योंकि टाइम सेम है और दोनों के लिए वेलोसिटी भी सेम है। तो यानी हम कह सकते हैं कि बी डी और ए सी की वैल्यू सी टी के इक्वल हो जाएगी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दो ट्राइंगल देखते हैं ना, ट्राइंगल कौन देखते हैं, एक देखो ट्राइंगल
एक ट्रायंगल देखो ए बी सी वाला ट्रायंगल में, ठीक, हमने क्या किया, एक बी से ए ज्वाइन कर दिया, इस बी ए को हमने कहा इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना, मतलब ऐसा कहना है कि देखो ये किसी मैंने थोड़ा समझा दे रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा समझ लेना कैसे, है ना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये और ये, ठीक। तो कहा यहाँ पर एंगल कितना बना, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब एक और ट्रायंगल देख लेते हैं ना, दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, कौन सा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल देख लो, बी डी सी देखो ट्रायंगल ना, एक ट्रायंगल यही बन रहा है, बी डी सी, बी डी सी, ये एंगल भी कितना है, ये एंगल भी हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब मान लो ये एंगल है आई, है ना, ये एंगल इंसिडेंस है हमारा आई दिख रहा है ना, इस से बी पे आए तो एंगल इंसिडेंस हमने बना दिया एक नॉर्मल एन, ना, एन इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये पूरा भी एंगल ऑफ आई होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा ध्यान देखना कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल होगा 90 माइनस आई, ठीक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आई, ठीक। अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं, है ना, बात समझ आ गई, वीडियो को देखोगे, है ना, पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेगा, पीडीएफ में देखने से आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कैसे, देखो ये एक एंगल हो गया हमारा आई, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस आई, ठीक। अब देखो ये तो पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये ऊपर का एंगल 90 माइनस आई है, तो नीचे का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल, ये एंगल हो जाएगा आई फिर से, ठीक। अब आते हैं दूसरी साइड, देखते हैं कि ये एंगल आर है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक। और यहाँ से ये लाइन फिर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ऊपर का एंगल कितना है, ऊपर का एंगल है 90 माइनस आर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा आर। अब देखो एक ट्रायंगल यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर, ये है दोनों एंगल हमने ड्रॉ किया 90 का, है ना, हमने बी से ए पर एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सिमिलरली हमने सी से डी एक लाइन ज्वाइन किया है ताकि वो बी डी पर परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री। अब दो ट्रायंगल देखते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल की बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर में देखते जाना। एबीसी, एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, एक ट्रायंगल बन रहा है डीसीबी, है ना, कौन सा, एक ट्रायंगल बन गया हमारा एबीसी वाला ट्रायंगल बन गया, दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है कौन सा, बी से डी, डी से सी, है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल में बात करते हैं, तो बी ए सी इक्वल टू बी सी डी बी, और दोनों एंगल क्या है, 90 है, ये मैंने भी दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा होगा, बी ए सी, है ना, देखो बी ए सी ये 90 है, और सी डी बी ये भी 90 है, हो गया। बी सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में तो कॉमन है, ए बी सी और सी डी बी में दोनों ट्रायंगल में बी सी क्या है, कॉमन साइड, इसको हमने कॉमन साइड बोल दिया। और ए सी इक्वल टू बी डी है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने ऊपर लिखा था ए सी इक्वल टू बी डी, और वो सी टी के इक्वल था। तो क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप सर्वांगसम है, त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी दोनों ट्रायंगल्स हम बोलते हैं सर्वांगसम है। तो अब क्या के बाद बचा, जो अदर एंगल्स बच गया, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच गया वो भी अब क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अब इसको भी फिर से हटाते हैं सब कुछ, यानी कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, कब कौन कौन सा एंगल हमारे पास बच गया तो इक्वल हो जाएगा, तो यानी जो एंगल आर और ये एंगल आई और एंगल आर ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और हमें तक प्रूफ करना होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोला सर ये एंगल आई और आर बाहर बन रहा है, नहीं, तो देखो एंगल ऑफ आई ऑफ आर कैसे इक्वल हो रहा है, थोड़ा देखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ये था, है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये था पूरा ए बी, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये आ रहा था, ये कितना एंगल बनाया था आई, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, ये है ना, ऊपर लिखा हुआ भी है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ आर, तो यही तो बोलते हैं कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट वेव फ्रंट एंगल बनाता है वही एंगल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नॉर्मल के साथ बना रहा है। तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने कहा है कि बताओ अब ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, अब कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो ये डायग्राम को फिर से मत बनाना, डायग्राम एक ही बनाना जो मैंने पहले बनाया। तो लिखता है कि देखो पहला कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बी सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बी सी, और रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट सी डी, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट सी डी, ये सब रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हो गया ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यहाँ बना हुआ भी है। कह रहा है ये सभी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी दिखाई दे रहा है आपके सामने, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर ना, ये सभी क्या है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, यानी वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, वेव फ्रंट जा भी ऐसे रहा है ना, सब यानी ऐसे आया और ऐसे गया, सभी क्या है,
सभी के सभी इस हमारे इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ऐसे आया और ऐसे गया, सभी क्या है परपेंडिकुलर है। जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया नॉर्मल ऐसे है ना, ये भी क्या है इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो क्या गए सबकी सभी के सब क्या है इस पे परपेंडिकुलर। तो कहते हैं कि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। अभी देखो जो इंसिडेंट रे हमारा एस बी आ रहा है ना, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है एस बी, है ना, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट देखो, ये भी क्या है परपेंडिकुलर है किस पर, हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट पर, यानी ये जो हमारा ए बी पर परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये भी परपेंडिकुलर किस पे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट हो रही थी ये भी क्या है इस पे परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्या है, ये परपेंडिकुलर किस पर है, यानी नॉर्मल रे, है ना, जो नॉर्मल रे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बीसी, है ना, इसे थोड़ा बीसी कर लेना। ये जो करें जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल मतलब एनबी और एनसी, एनसी देख लो थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये जो एनबी दिख रहा है आपको, है ना, ये जो एनबी नजर आ रहा है और ये जो एन डैश सी नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सी पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसको आप बीसी कहते हो ना, एक्सी मतलब बीसी करो, इस पर ये परपेंडिकुलर है। और आपका जो बच गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे वो भी परपेंडिकुलर किस पर है, सीडी पर है। रिफ्लेक्टेड रे आपका ये हो गया, ये दोनों जो जा रहा है वापस, है ना, ये दोनों क्या, ये परपेंडिकुलर किस पर है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मतलब सीडी पर परपेंडिकुलर है। तो कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक प्लेन पर अप्लाई कर रहे हैं। क्यों एक प्लेन पर अप्लाई किया, क्योंकि मैंने भी पहले ही कहा है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट सभी एक प्लेन में लाई कर रहे थे, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर थे। और ये सभी क्या है, ये सभी भी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि ये सभी क्या है एक प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी क्या है एक प्लेन पर लाई करते हैं। देखो इन शॉर्ट में फिलहाल तो अभी हम इतना ही बता सकते हैं ना, बहुत ज्यादा अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि हम लास्ट टाइम पे बस हमें आंसर लिखना है एग्जाम पे टाइम पे ना। बाकी आपने तो पढ़ा ही होगा पूरा प्रूफ इसका अच्छे से तरीके से ना, आपने जहाँ भी कोचिंग किया, स्कूल में कोचिंग पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ यही है, कुछ ऐसा ही लिख के आना है। इंग्लिश मीडियम के ये आपका हो गया, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इस पर आपको ये चीज लिखना है, डायग्राम एक ही बनाना है, डबल डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक के बीच इसको आपके दो गुणों को लिखे के बीच अंतर करने के लिए दो गुण, यानी दोनों में क्या क्या दो डिफरेंस होता है ये लिखना है आपको। उसके बाद बोला है कि आप आईवी ग्राफ बनाओ, है ना, उस बोलता है उसका सर्किट डायग्राम बनाओ और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाओ, किसके लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए, किस किस कंडीशन में, फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अच्छा सिर्फ आपसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन का पूछा है, ठीक है, यानी सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए अगर आपसे पूछा गया कि इसका सर्किट डायग्राम बना दो और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बना दो, किसके लिए, सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए, मतलब अगर दिसिक बायस के लिए बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एन टाइप और पी टाइप में हम बता देंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम क्या होता है और उसका आईवी ग्राफ क्या होता है, यानी करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ क्या होता है। तो ये रहा दोनों के बीच का अंतर, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच अंतर, ठीक है। लिख लेंगे क्या है कि ये प्योर व्हेन जब एक प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी मिला लेते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं देखा है तो मेरा जाके पिछला लेक्चर सेमीकंडक्टर लेक्चर 2 देख लेना, है ना। हाँ आप मेरा सेमीकंडक्टर लिखना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस लिखा होगा, उसको जाकर चेक कर लेना, लेक्चर नंबर 2 लिखा होगा, सो मैंने वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन किया है एन टाइप और पी टाइप क्या होता है। तो कहता है जब एक प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में हम एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार उस पर क्या कहते हैं, यानी इस प्रकार जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में इतना ही लिखना है क्योंकि आपसे डिस्टिंग्विश पूछा गया था, बहुत ज्यादा कहानी मत लिखना, टाइम निकल जाएगा बच्चे का टाइम। और पी टाइप कैसे बनता है, तो ये तो हो गया हमारा एन टाइप जो हमने पेंटावलेंट इंप्योरिटी मिलाया था किसमें, एक प्योर सेमीकंडक्टर में। और जब एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम क्या मिला लेते हैं, एक ट्राइवलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो इस टाइप का जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, एन टाइप और पी टाइप। हिंदी मीडियम के लिए बिल्ली मैंने यहाँ बगल में सब कुछ ट्रांसलेट कर दिया, यानी पेंटावलेंट अशुद्धता को मिला लो तो जो नया अर्धचालक बनेगा उसको हम एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। पी टाइप का भी कैसा बनेगा, जब उसमें हम एक त्रिसंयोजक अशुद्धता मिलाएंगे तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम एन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। ये तो हो गया पहला। उसके बाद एक और आप पे लिखना, आपसे दो पूछा था डिफरेंस, मैंने चार बताया है, कोई भी दो लिख के आना, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आना, तीन लिखना है कैसे एटलीस्ट कम से कम, दो पूछा है तीन लिख दो कि तीन में से दो में से कम दो मार्क्स तो दे के ही जाएगा,
ठीक है। इस पर मैंने कहा था कि एन टाइप में जो करंट फ्लो करता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है, जबकि पी टाइप में जो करंट फ्लो करता है वो मेनली होल के कारण फ्लो करता है। ठीक, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और होल्स, और पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है। एन टाइप में जो मेजोरिटी होती है, यानी जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी होंगे उसमें होल्स होंगे। यानी एन टाइप में जो जिनकी संख्या अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है वो होल्स होते हैं। पी टाइप में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी इसमें जो मेजोरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है वो होल्स है, और जिनकी संख्या कम है यानी जो माइनॉरिटी है उनको हम वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत समझ आ गया इसमें यानी करंट का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन के कारण होता है किसमें, एन टाइप में। पी टाइप में जो करंट का मुख्य फ्लो होता है वो कोटर के कारण होता है, इसमें एन इज ग्रेटर देन एन एच, और पी टाइप में एन एच इज ग्रेटर देन एन ई। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक में कोटर होते हैं, और पी टाइप में बहुसंख्यक में वो कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया एन टाइप और पी टाइप के बीच में आपको डिफरेंशिएट पूछा था करने, तो यानी ये पार्ट का यानी फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ लिख लेंगे ना। हिंदी मीडियम के लिए एक मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा है ना, एक इंग्लिश मीडियम के लिए है, दूसरा हमारा हिंदी मीडियम के लिए, यानी एक ही वीडियो में दोनों स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ एक जगह। चलो बात करता है हमसे ना, अब इसको मत बनाना, ठीक है, ये नहीं बनाना, क्योंकि ये नहीं बनाना, क्योंकि उनसे पूछा है फॉरवर्ड बैच, मैंने यहाँ पर रिवर्स बैच ही बना दिया है कि हो सकता है आपसे एग्जाम में रिवर्स बैच पूछे, तो रिवर्स बैच का भी याद रखना है ना। वैसे सिर्फ ये बनाना है ना, सिर्फ फॉरवर्ड बैच बनाना है, इसको मत बनाना, ये अभी नहीं, ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ फॉरवर्ड बैच पूछा था। तो हमसे पूछा कि फॉरवर्ड बैच का एक सर्किट डायग्राम बना दो, तो ये इसका हो गया सर्किट डायग्राम। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, ठीक, और इसका ये आईवी ग्राफ हो गया नीचे, है ना, हमसे पूछा था आईवी ग्राफ बना दो, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, यानी इसका ग्राफ कैसे चलता है, करंट वर्सेस वोल्टेज का, देखो ऐसे बढ़ता है ना, कुछ इस टाइप से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके मेरा वीडियो देख लेना, सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2। पी फॉरवर्ड क्या होता है, जब पी टाइप को, जब हम पी साइड को, है ना, जब किसी भी सेमी पीएन जंक्शन के पी साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लेते हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से जोड़ते हैं ना, हायर पोटेंशियल से, और इन साइड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल से जोड़ते हैं, तो इस टाइप के बायस को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। इसका भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाकर मेरा वीडियो वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है। करंट कैसे बढ़ता है, तो करंट शुरू में कुछ नहीं बढ़ता, वो अचानक से ऐसे करंट बढ़ता है ना। ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस का करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, है ना। अब करंट याद रखना, फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर का होता है, और फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा प्लस में होगा, ठीक है। रिवर्स बैच पूछा जाता है, तो रिवर्स बैच का भी पूछा नहीं गया है, मत बनाना है सेकंड वाले को, सिर्फ पहले वाला बनाना है। चलो हिंदी, अच्छा हिंदी मीडियम क्वेश्चन से भी सब कुछ सेम रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। आपने पूछा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज यानी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए हाफ साइकिल के लिए हमें उसका एवरेज और मीन वैल्यू फाइंड करना है। और बी पार्ट में पूछा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर दो, किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर फुल साइकिल, ठीक है। यानी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए और आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए। प्रूफ मैंने कराया हुआ है, नहीं किया है तो यहाँ देख लो, एकदम मस्त प्रूफ आपको यहाँ से मिलेगा, हाँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ये रहा एवरेज करंट प्रूफ के लिए, है ना, यानी अल्टरनेटिव करंट हम पार्ट ए प्रूफ कर रहे हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होती है करंट की, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। हाफ साइकिल के लिए पूछा है, हाफ साइकिल मतलब टाइम कितना हो जाएगा, t/2 के लिए, है ना, टाइम हाफ साइकिल मतलब हाफ टाइम, t/2 टाइम। हमने क्या किया, अल्टरनेटिव करंट का फॉर्मूला था I = I नॉट sin ओमेगा टी ना, फिर हमने क्या किया, और एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt 0 से t/2 डिवाइड बाय टाइम, टाइम को भी 0 से t/2 dt। नीचे वाले का इंटीग्रेशन करके तो t/2 आ जाएगा, ऊपर वाले में क्या किया हमने I की जगह I नॉट sin ओमेगा टी पुट कर दिया, तो ये हो गया टर्म पूरा, ठीक। क्या किया, इसको हमने t/2 नीचे वाला टर्म, तो इसको हमने रिवर्स कर लिया, तो 2/t हो गया। इसमें से I नॉट हमारा कांस्टेंट था, I नॉट हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा टर्म बच गया, sin ओमेगा टी dt। इसको इंटीग्रेट करना है dt के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से t/2। sin ओमेगा टी का होता है माइनस माइनस cos ओमेगा टी और डिवाइड बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट था sin ओमेगा के साथ किया। चलो ठीक है, आई नोट हमने बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। इसके बाद चलेंगे इस तरह से प्रोसेस, है ना, फिर ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, एरो मार्क बना दिया है। तो यहाँ से हमने ओमेगा हमने बाहर रखा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। चलो साइड में सिंस ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा, तो जाकर नीचे टी पाई 2π/t, तो t से t मरा बच गया, 2 से 2 मरा बच जाएगा I नॉट बाई पाई। और ऊपर हमने क्या किया, बस वैल्यू को लिमिट को पुट किया है, सब कुछ ना क्या किया हमने, जैसे यहाँ पर लिमिट पुट कर दिया है। अब क्या किया, बस सिंप्लीफाई किया है, और फाइनल हमारी एवरेज वैल्यू आती है 2 I नॉट बाई पाई। ये किसके लिए था, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, ठीक है। प्रूफ आपने किया है, बार बार प्रूफ देख लेना, बाकी सब मैथमेटिकल पार्ट है ना, बस प्रूफ किया है ना, एक एक चीजों को समझ जाना। नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना कि सर समझ में कुछ बात समझ नहीं आई,
बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पर प्रूफ किया है। साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, आपको पता होना चाहिए ना, साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, ये मैंने पुट किया यहाँ पर। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t होती है, ये प्रूफ किया। ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू के लिए। बात करते हैं अच्छा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा, हम प्रूफ करते हैं उसके बाद किसके लिए, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो अल्टरनेटिव करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पुट करते हैं हमने। अच्छा आई आरएमएस निकालना, तो हमने आई आरएमएस का स्क्वायर कर लिया ना, बाद में इसका जाके स्क्वायर रूट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो क्या होता है, आई आरएमएस स्क्वायर जब भी निकालना होता है तो हमें फुल साइकिल निकालना है, मतलब जीरो से लिमिट कहाँ से लगाना है, टी पर, टी मतलब फुल साइकिल के लिए। वैल्यू होता है आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई जीरो से टी और डी टी। नीचे का पुट करेगा, नीचे का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ऊपर हमने आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पर, टी हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी। आई नॉट स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, टी हमारा नीचे था, और ऊपर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, ये चलो बगल में लिख लेते हैं ना। ये मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, कैसा कि सिंस हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - cos 2 थीटा/2, है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू है। तो बस हमने जहां पर ओमेगा टी लिखा है ना, वहां पर हमने क्या पुट कर, यहाँ पर थीटा है, वहां पर हमने ओमेगा टी पुट कर दिया है, ठीक। तो वैल्यू को रख लेना, ओमेगा टी की जगह हमने बस थीटा की जगह हमने ओमेगा टी पुट कर दिया है, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या किया, इसको हमने सेपरेट कर दिया, टू था, टू को हमने बाहर ले गए, ठीक है, ये टू टर्म बाहर आ गया। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो 1 का हो जाएगा टी, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 ओमेगा यहाँ कांस्टेंट था, ठीक है। आपको तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा बड़े अच्छे तरीके से मैथ के स्टूडेंट के लिए। क्या किया उसके बाद हमने इंटीग्रेशन का लिमिट वैल्यू लगा दी है, सब कुछ को रख के सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखो वैल्यू क्यों जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पर ना साइन 4 पाई बनेगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है ना। यानी साइन का कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, यानी साइन का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल कोई ऑफ पाई होगा, वो हमेशा जीरो होता है। तो हमने क्या इसकी वैल्यू जीरो पुट की है, आई आरएमएस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर बाई 2, और आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई रूट 2, यानी हमने स्क्वायर रूट कर लिया दोनों साइड। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, आपको यहाँ तक लिखना है, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रूफ, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी पूरे सेट का लास्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम, है ना, कह रहा है एक नीट मतलब एक साफ साफ सुथरा एकदम डायग्राम बनाना, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जब आपका इमेज कहाँ बन रहा हो, एक न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम, ऐसा ही डायग्राम बना कर आना, एकदम ना प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम को कहता हूँ बार बार कहता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हमारा एक दूर से ना, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, खगोलीय दूरबीन, मतलब किसी स्टार से कोई लाइट आ रही है ना, हमें हमें छोटे छोटे तारे देखना है, का हमें बड़ा आकार देखना है, इनका बड़ा साइज देखना है, तो हम क्या करते हैं, एक हम जो टेलीस्कोप यूज करेंगे, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। अब क्या होगा इसमें, लाइट कहाँ से आ रही है, स्टार से यानी मून से, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी बहुत दूर से आ रही है। तो जब लाइट बहुत दूर से आती है तो हम कैसे दिखाते हैं, हमेशा पैरेलल ले के फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब लाइट काफी दूर से आ रही है, और समझो एक एंगल पे आ रही है ना, हमने एंगल एक मान लिया, कुछ एंगल पे आ रही है, ठीक। अब इसका ये सारी इमेज जाएंगे तो कहाँ मिलेगी, हमें पता है जब लाइट इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ मिलती है, हमेशा मिलती है फोकस पे, किसके फोकस पे। तो पहला जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। और जो दूसरा हमारा लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस, या इसको हम आई लेंस बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं, ठीक। बात समझ आ गई, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और एक हो गया हमारा आई पीस, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कहाँ है, एफओ, तो यहीं पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, यानी हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, कहाँ पर, क्योंकि वो एफओ यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पर ही बनेगा हमारा फाइनल इमेज, ठीक। अब मान लो ये भी इमेज अभी जो बना, ये भी छोटा इमेज बना, ठीक है, लाइट दूर से आती है उसका उसने एक इमेज बना दिया, ठीक, छोटा इमेज बनाया। अब क्या चाहते हैं कि नहीं ये इमेज अभी भी दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, पीछे का लेंस लगा दिया, ताकि इसका भी हमें एक और बड़ा इमेज दिखाई दे। तो हमने हमें इसी छोटे इमेज का एक बड़ा इमेज कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर, है ना, हमने एक बड़ा इमेज देखा हमने उल्टा, ठीक। समझ आ गई, ये प्रॉपर हमारा डायग्राम होगा, ठीक। अब देखो हमारे यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफई यहाँ पर हो गया, ठीक। अब इसमें से कुछ चीजों को हम हटा लेते हैं, कौन सी चीज गायब कर लेते हैं, ये गायब कर लो थोड़ा सा, है ना। बात समझ आ गई, यहाँ तक बात आ गई, ठीक। अब देखो हमारा फाइनल इमेज बन रहा था यहाँ पर, है ना।
देखो मैंने अपने लेक्चर में ये नहीं पढ़ाया है, तो ये लेक्चर देख लो, है ना, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो हमें पता है कि जब किसी चीज का इमेज उसी साइड तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बीच में रखो, यानी जो हमारा ये जो हमारा आई पीस है ना, इस आई पीस का फोकल लेंथ कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। और इस फोकल लेंथ और इसके पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हमारा रख जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, सेम साइड बनता है और बड़ा इमेज बनता है। तो आई पीस का लेंथ क्या है, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना है, ये है ना, फोकल लेंथ आई पीस। और इसके बीच में हमारा क्या बन रहा है, इसके बीच में हमारा बन रहा है इमेज ये, है ना, छोटा सा ए डैश बी डैश। ठीक, तो इसका बड़ा इमेज में क्या दिखाई जाए, ए डैश बी डैश में बड़ा इमेज दिखाई दिया, यानी फाइनल इमेज में ये दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट का अगर हमारा आई पीस के लिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमें देगा वीई। किसके लिए, आई पीस के लिए, हमने लिखा है यूई और एफई, यहाँ पे फाइनल इमेज दिखाई दिया। ठीक, तो ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद क्या करना है, यार इस पर 3 मार्क्स तो आपको सिर्फ इमेज पे बनेगा मिलेगा। ठीक, उसको लिखा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन द मैग्नीफाइंग व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी अब इसके लिए आपको इसका प्रूफ भी करना है। तो 3 मार्क्स पूछा था डायग्राम में, डायग्राम में करेक्ट बना लोगे एकदम साफ साफ तो 3 में से 3 मार्क्स यहाँ मिल गया कंफर्म। अब 2 मार्क्स का आपका डेरिवेशन है, तो डायग्राम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सेम। अब आते हैं इसका, देखो अब ये डायग्राम रिपीट मत करना, है ना, या तो डायग्राम यहीं से बना लो या तो पिछला डायग्राम बना, डायग्राम दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये रहा इसका पहला पार्ट और ये रहा इसका बी पार्ट, है ना, बी पार्ट ये है। तो कहता है कि हम टेस्कोप का यूज क्या करते हैं, दूर से आने वाली चीजों को उसका हम इमेज देखने कहते हैं। तो लिखता है द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था हमारा ना, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस था और ये हमारा आई लेंस था। ठीक, तो कहा जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या करता है, ए डैश बी डैश पर क्या करता है, एक इमेज बना देता है ना, यहाँ पे एक इमेज बना दिया। ठीक, और कहता है ये ए डैश बी डैश इमेज ये अब एक कैसा काम करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर आई पीस के लिए, जो आई लेंस था उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आई लेंस अब इसका इमेज कहाँ बनाएगा, फाइनल इमेज ए डैश बी डैश पर बनाएगा, है ना, यहाँ पर बना दिया फाइनल इमेज ए डैश बी डैश, मजा आ गया। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट बीटा बीटा अपॉन विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई अल्फा, है ना। यहाँ पे देखो एंगल दिख रहा होगा आपको, दिखाता हूँ कौन सा एंगल, है ना। देखो यहाँ पर एक एंगल दिख रहा होगा ऊपर, अल्फा बन रहा है ना, ऑब्जेक्टिव पे देखो एंगल बन रहा है अल्फा। और जो आई पीस है लेंस है वहां देखो एंगल बना होगा बीटा, ना ये होता है एंगल अल्फा और बीटा। ठीक, बस समझ आ गई। तो मैग्नीफाइंग पावर का हो जाएगा बीटा। अच्छा अब देखो बीटा को क्या लिखोगे, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, है ना। अगर एंगल ये काफी स्मॉल है ना तो बीटा नियरली इक्वल टू टेन बीटा हो जाता है। क्या होता है, टेन बीटा हो जाता है। अब टेन बीटा की वैल्यू देख लो क्या होगा, टेन बीटा देख लो यहाँ से, है ना, यहाँ पर टेन बीटा मैं दिखा लेता हूँ, यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे। तो यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई आपका यूई, है ना। यहाँ देखो यहाँ पर एक इमेज बन रहा होगा कुछ इस टाइप से, थोड़ा समझ ले रहे हो बस। यहाँ पर यह एंगल हमारा बन रहा है बीटा, ये डिस्टेंस हमारा है देखो यूई, नीचे लिखा होगा यूई, और ये हमारा है एच डैश। तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच डैश बाई यूई, है। और यूई क्या लिखेंगे, यूई हम लिखेंगे माइनस। ठीक, और हमारा एच डैश अपॉन और फिर हमारा टेन अल्फा कहाँ बन रहा है, टेन अल्फा हमारा कहीं ऊपर बन रहा है ना, टेन अल्फा कुछ यहाँ बनता है ना, ये होता है टेन अल्फा। टेन अल्फा जो बन रहा है आपका कुछ इस साइड से इमेज बन रहा है ना, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा एफ ओ है, और ये हमारा एच डैश है। तो यहाँ से आप अल्फा नियरली इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एच डैश अपॉन एफ ओ। ठीक है, अब हमने अल्फा यानी इसको हमने बीटा की जगह लिख लिया क्या, हमने एच डैश अपॉन माइनस यू ही लिख लिया, और हमने टेन अल्फा की जगह हमने लिख लिया एच डैश अपॉन एफ ओ, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट की है, हमारा एच डैश मरेगा, एफ ओ ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, जहाँ पर ए डैश बी डैश क्या था, एच डैश था। ठीक है, ये फॉर्मूला अब हमें क्या करना है, इस एफ ओ और यूई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। उसने कहा था इमेज कहाँ बनना चाहिए, उसने कहा इमेज कहाँ बना दो, बोलता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनना चाहिए। मतलब आपका जो फाइनल इमेज वो कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पर। सिंस वो क्या है, जिधर लेंस है उसी के साइड जिधर से लाइट आ रही है उधर ही हमारा क्या इमेज बन रहा है, यानी इस वी की वैल्यू माइनस डी हो जाएगी, और यूई कितना है, यूई भाई हमारा माइनस वी है। क्या क्या हमने उसके बाद हमने लेंस वाले फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर ली। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा लेंस का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज हमने कहाँ पर किया है, इस फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो वी की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस वन अपॉन माइनस डी, माइनस साइन लगाया, और यू की जगह हमने लिख लिया माइनस यू ही। ठीक,
एफ की जगह लिख लेंगे हम एफ ही, ठीक है, क्योंकि लेंस कैसा है हमारा, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं इसको लिख लिया हमने एफ ही। अब क्या इसको हमने बस हमने सॉल्व किया, यानी यूवी को रख लो इधर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/1 माइनस डी चला जाएगा, हमारा राइट में बन जाएगा, वो एफ ही के साथ मिलके ऐड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, इधर आके ऐड हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं अभी 1/एफ प्लस 1/डी में, ठीक। इसमें से हमने हम इन दोनों में से हमने 1/एफ कॉमन लिया, तो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/एफ कॉमन लिया तो बन गया 1 प्लस एफ/डी। अब क्या किया हमने इसको, इस दोनों में हमने क्या किया, ऊपर में हमने एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर जो टर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एफ ओ अपॉन यू ई, है ना, ये बन जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई, ठीक। और ये बन जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, है ना, कुछ नहीं किया, बस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। कहाँ पर मल्टीप्लाई किया एफ ओ से, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या किया हमने, इस यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर हमने एफ ओ से मल्टीप्लाई कर लिया बस। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, यानी आपको ये फाइनल एक्सप्रेशन बताना था, ठीक है, ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन लिख के बताना था कि इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये आपको लिखना है, इस पे मिलेगा आपको 2 मार्क्स, ठीक है। तो प्रूव करके चले जाओ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ समझ लो, नहीं समझ आया जिन्होंने पढ़ लिया है वो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, जिनको समझ नहीं आया है तो वो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर करके देखेंगे, है ना, स्लो कर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन समझ आएगा, बस मैथमेटिकल चीज हमने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब सर बोलो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए सब कुछ सेम है ना, जो मैंने वहां प्रूफ किया वही चीज यहाँ भी है, ठीक है। तो वहां पर जो मैंने बगल में साइड लिखा tan अल्फा tan बीटा कहाँ से आया था, उस चीज को वहां से आप कॉपी कर लेंगे, है ना, वीडियो में, ठीक है। और बाकी हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन बन जाएगा मैग्निफिकेशन पावर का, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये लिखना है फाइनल, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो चलो हमारा हमने कंप्लीट कर लिया सेट 5 का, सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ आंसर इस तरह से लिखना है, प्रिसाइज वे में, शॉर्ट फॉर्म में आपको सारा का सारा आंसर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग आते हैं बस वीडियो को देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम एग्जाम का बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा टिप्स देंगे, जिससे आप कम यानी कैसे आंसर लिखो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। या मैंने आपको ये भी कहा है कि एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है, उनका माइंडसेट क्या होता है कॉपी चेक करने का, वो कैसे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स देता है, यानी कौन किस टाइप के आंसर को वो अच्छे मार्क्स देता है, किसको वो फुल में फुल मार्क्स देता है, किसको वो सब कुछ लिखने के बावजूद भी मार्क्स नहीं देता है, ये भी आपको हम टिप्स बताएंगे कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलो तब तक के जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और बाकी हमारा जो सोशल मीडिया का वेबसाइट है लिंक कर लो, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट्स मिलेगा वो आपको इस टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा।